नमस्कार। हिंदी के दूसरे कक्षा कविता विभाग पूंजीवादी समाज के प्रति दूसरे कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे पूंजीवादी समाज के प्रति कविता का कवि हैं मुक्तिबोध जी, यानी कि इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इसके बाद पढ़े थे कवि मुक्तिबोध जी के उनके जीवनी के बारे में, जिसमें आपके प्रश्नमाला में प्रश्न आते हैं पूंजीवादी समाज के प्रति कविता कहाँ प्रकाशित हुई थी। आप लोग पढ़े हैं, उत्तर होगा तार सप्तक। अगला प्रश्न इसमें आता है कवि किस समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं। ऑप्शन दिया गया है जमींदारी, पूंजीवादी, अमीर, कुलीन। तो यहां पर किस समाज के शोषण सभ्यता की आलोचना हो रही है? पूंजीवादी। उत्तर होगा ख पूंजीवादी। किसके हाथ कर्मशील दिखाई देते हैं? साहूकार समाज, ग्रामीण समाज, पूंजीवादी समाज, कर्मठ समाज। हम लोगों ने पढ़ा है ग होगा पूंजीवादी समाज। मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ? पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली। किस परिवार में हुआ था? मराठी। पूंजीवादी समाज कैसे दिखाई देता है? दिव्य तथा भव्य, धुंधला, चमकीला, फीका। मैंने पढ़ा था दिव्य तथा भव्य। अब देखो, इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, उनके जीवन परिचय। फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। ये एक प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इनका तार सप्तक नामक एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया था, संकलित किया था। और ये कविता जो है पूंजीवादी समाज के प्रति, ये भी तार सप्तक जो पुस्तक है उससे ही लिया गया है। ये कविता उसी से संकलित है। उसके बाद हमने पढ़ा था उनके प्रथम यानी कि सबसे पहला काव्य कौन सा था। तो वो जो काव्य था चांद का मुंह टेढ़ा, जो उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वो एक मराठी परिवार में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ये समाज बहुत ही बड़ा समाज है। इतने प्राण मतलब बहुत बड़ा समाज है। इतने हाथ यानी कि ये समाज बड़ा ही कर्मशील है। इतनी बुद्धि, ये बड़े ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। इनकी जो संस्कृति, मैंने आप लोगों को बताया संस्कृति का मतलब सभ्यता, यानी कि संस्कृति का मतलब सभ्यता होता है, यानी कि इसका सार्थक अर्थ होगा परंपरा। संस्कृति का मतलब होता है परंपरा, यानी कि चाल ढाल, खान पान, कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, पहनावा, उड़ावा। ठीक है। तो इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, ये भी बहुत ही उन्नत किस्म के होते हैं। और अंतः शुद्धि यानी कि भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं और भगवान की पूजा पाठ आराधना करके मंदिर जाके, ठीक है, अपने आत्मा की पवित्रता चाहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये समाज बड़ा ही दिव्य है, यानी कि अलौकिक है। मैं आप लोगों को यहाँ बताया था स्वर्गीय परिकल्पना भी बताया था। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जैसे ही स्वर्ग का जो सीन आता है, कैसे नीचे से धुएं उठने लगते हैं, परियां जो है उड़ने लगती हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, तो वैसा ही इनका परिवेश होता है, इनका घरबार होता है। अत्यंत अलौकिक होता है, भव्य होता है, सुंदर होता है, शक्तिमान होते हैं। ठीक है। और
इनका जो ये समाज जो है, यहाँ के पहनावा उड़ावा, रहन सहन, चाल ढाल, खान पान इत्यादि सभी सुंदर ही होते हैं, अति सुंदर होते हैं। लेकिन इसमें एक वैचित्र्य भी है। विचित्रता क्या है कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि इतना काव्य, इसका मतलब समझिए, इतना काव्य, इतना काव्य का मतलब कि ये जो समाज है, ये समाज बड़ा ही दिव्य है, भव्य तो है ही, किंतु ये लोगों का कथन, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, इन लोगों का जो कथन है, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, वे इतने मधुरता के साथ कहते हैं और करते हैं कि जिससे काव्य भी इनका सत्य को वहन करता है, एक्सेप्ट करता है, चाहे वो सत्य असत्य ही क्यों ना हो। क्योंकि ये शब्द जो है इतने मार्मिक यानी कि मीठे होते ही हैं, छंदयुक्त होते हैं, जो असत्य बात भी सत्य सी लगने लगती है। इतना काव्य का मतलब ये है, इतने छंद, इतने शब्द का मतलब ये है कि इनकी बातचीत इतनी मधुर होती है, वो असत्य भी सत्य जैसे लगती है, और उसी असत्य को समाज का जो काव्य है, साहित्य है, वो भी एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना ढोंग जितना भोग है निर्बंध, ये इतने ढोंगी होने के बावजूद भी, ये इतने ढोंगी, ढोंगी मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये लोग इतने ढोंगी झूठे होने के बावजूद भी ऐसे ही भोग विलास में बिना बाधा, निर्बंध बताया था, बाधाहीन, बिना बाधा की जीवन यापन करने लगते हैं। अब है पढ़ना आगे मैं कविता को पूरी तरह से पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने पुस्तक को ध्यान से देखिए। इतना गुड़ इतना गाढ़ सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध तुम मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र। कितना भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, इतना गुड़, गुड़, गुड़ का मतलब क्या है? गुड़ खाने का गुड़ नहीं, गुड़ का मतलब होता है गुप्त, गुप्त यानी रहस्यमयी। इतना गाढ़, गाढ़ का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा, गाढ़ा मतलब जानते होंगे कि जो ज्यादा लिमिट में आ जाता है, ज्यादा मात्रा में हम जिस किसी को भी दे देते हैं। मान लिया जाए कि आप लोग किसी मतलब ये पेंट कर रहे हैं, कलर पेंट कर रहे हैं, उसमें जितना पाउडर देंगे वो इतना गाढ़ा होगा, और जितना कम देंगे उतना पानी होगा, उस टाइप का गाढ़ा। ठीक है। सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने को टाल, टाल, टाल का मतलब होता है टाल देना, छोड़ देना। अब ध्यान दो, ये जो पूंजीवादी समाज है, ये जो धनिक वर्ग है, ये समाज बहुत ही गुड़ है, बहुत ही गुप्त होता है, बहुत ही रहस्यमय होता है, इतना गाढ़। ये समाज जो है बहुत ही गाढ़ा होता है। आप जितना उसके अंदर जाते रहेंगे उतना ही आप फिसलते रहेंगे, अंदर दबते रहेंगे। जैसे दलदल होता है, आप दलदल में जैसे ही जाओगे, अपना पैर डालोगे, जितना आप शक्ति प्रदर्शन करोगे, जितना अपना हाथ पांव मारोगे, वह आप बाहर निकलोगे नहीं, बल्कि उतना ही अंदर दबते जाओगे। ठीक उसी प्रकार ये जो समाज है, पूंजीवादी समाज, ये अत्यंत ही रहस्यमय समाज है, बहुत ही गुप्त समाज है, गुड़ समाज है। गुड़ यानी बहुत ही रहस्यमय। इसके जो लोग हैं, उन लोगों के मन को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है।
इस समाज अत्यधिक गाढ़ा है, यानी कि जैसे एक मकड़ी जो है, मकड़ी जाल में फंस जाता है, कोई मकड़ी जाल में कोई चींटी अगर फंस जाता है और वहां से निकलने की जितना भी कोशिश करता है वो निकल नहीं पाता, वैसे ही कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी आम इंसान इस समाज के चंगुल में फंस जाता है, उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु ये जाल जो है बाहर से आम आदमी को किसी रहस्यमयी या किसी जाल की तरह नहीं दिखता, बल्कि बाहर से सुंदर दिखता है। ये समाज का जो माया जाल है बाहर से बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत ही गुप्तमय रहस्यमय होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। केवल एक जलता सत्य देने को टाल। अब ध्यान दें कि ये जो समाज है, इस समाज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सौंदर्य जाल में समाज में भोले भाले व्यक्ति जो है फंस जाते हैं, परंतु इस सौंदर्य जाल में एक ज्वलन सत्य को टालने की तथा उसे छिपाने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ है। यह सत्य और वह दरिद्र समाज जो शोषण की चक्की में शोषक समाज के द्वारा निरंतर पिसता जाता है। देखो, इतना गुड़, इतना गाढ़ सुंदर जाल केवल एक जलता सत्य देने को टाल। इस समाज में आम आदमी जो है फंसते रहते हैं, और जो शोषण वर्ग है यानी कि जो पूंजीवादी वर्ग है, उस गरीब लोगों का, उस आम आदमी लोगों का जो है क्या करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं। एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक गरीब आदमी जो है इस समाज की इस सत्यता से जो है अपरिचित रहता है। केवल इस समाज में एक ही सत्य है, वो सत्य को वो टाला नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, और वो सत्य ये है कि इस समाज के लोग जो है अपने पूरी ताकत से क्या करते रहते हैं, सत्य को टालने के लिए, सत्य को छुपाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इस समाज की सत्यता यही है कि ये समाज बहुत ही रहस्यमयी है, गाढ़ा है, यानी कि लोग, जो भी व्यक्ति इसमें अनजान से मायाजाल, चाक चौकन, चमक धमक को देखकर, इसके रहन सहन, इसकी संस्कृति को देखकर एक बार इस समाज के चंगुल में आ जाता है कोई गरीब इंसान, तो वह छूटता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना गाढ़ा है कि वह जितना धंसता रहेगा, जितना फंसता रहेगा, निकलने के लिए जितना भी कोशिश करेगा, वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि इस समाज का ज्वलंत सत्य यही है कि वह झूठ को टालने को, छुपाने को हर हमेशा कोशिश में रहते हैं, और इसी तरह वह दरिद्र समाज का शोषण करते रहते हैं, गरीबों का शोषण करते रहते हैं। इसीलिए कभी जो है इस समाज यानी कि पूंजीवादी समाज जो है, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा, इनके रहन सहन, इनके पहनावा उड़ाव, इसके चाल ढाल, इन सभी सुंदर भव्यता को देखकर ही शोषण वर्ग जो है इनकी चंगुल में फंस जाते हैं, और ये सभी जो है गरीबों को अपने तरफ लाने का, अपने तरफ मिलाने का ये छोटा छोटा हथियार है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, कभी क्या कहते हैं कि इस समाज का जितना भी चमक दमक है, घर है, बार है, कार है, पहनावा उड़ावा है, इनका चाली चलन जो है, इनका जो त्योहार है, इसको देखकर जो आम आदमी जो है, जो गरीब लोग हैं, इनके चंगुल में फंस जाते हैं, और इनको फंसाने के लिए यही चाल ढाल, यही इनका भोग विलासपूर्ण जिंदगी, इनकी ये जो चमक दमक, पहनावा उड़ावा, ये जो एक एक हथियार है कि कैसे वो गरीबों को क्या करे, अपने चंगुल में फंसाए, अपने कब्जे में ले, उनका शोषण करे। और कभी जो है इस वर्ग के इस दोहलापन को लेकर उनसे घृणा करते हैं। कभी के मन में इस समाज के प्रति क्रोध है, कभी का इस समाज के प्रति घृणा है, और अपना क्रोध और घृणा को इस प्रकार
व्यक्त करते हैं। देखिए, छोड़ो हाथ केवल घृणा और दुर्गंध, छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरे रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का है अवरोध। कवि क्या कहते हैं कि छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, मैं ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति, ऐसे पूंजीवादी समाज को, कवि का कहना है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का कहना है कि मैं ऐसे सभ्यता, ऐसी संस्कृति को घृणा करता हूं, ऐसे सभ्यता, ऐसे संस्कृति, ऐसे पूंजीवादी को, लोगों को देखकर मुझे क्रोध आता है, उनके परिवेश से दुर्गंध आता है, बदबू आती है। तेरे रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध। इस समाज का जो परिवेश है, मैं इससे घृणा करता हूं। तेरे ऐसे पूंजीवादी जो समाज है, तेरा जो तुम्हारा जो परिवेश है, ऐसे समाज से, ऐसे परिवेश से मुझे दुर्गंध आती है, बदबू आती है। कवि फिर से कहते हैं कि तेरी रेशमी, रेशमी, रेशमी याद है मुलायम, कहने का मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो रेशमी, मुलायम मुलायम, जो मखमली मखमली, जो तुम्हारा जो पहनावा उड़ावा है, तुम्हारे जो शब्द हैं, जो मीठे मीठे बातें हैं, जो आम आदमी को, गरीबों को शोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जो संस्कृति, अंध संस्कृति है, परंपरा है, जो तुम त्योहार मनाते हो, जो तुम दिवाली में पटाखे उड़ाते हो, होली में रंग बरसाते हो, पूजा पाठ करते हो, मतलब हर महीने 10-12 त्योहार पर्व मनाते हो, तुम्हारा जो चाल ढाल, तुम्हारा जो खान पान है, इसे देखकर मेरा हृदय जो है गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, कभी इतना भी कह देते हैं कि तुम्हारे बहते हुए रक्त जो है, तुम्हारा बहता हुआ जो खून है, उसमें भी मुझे सत्यता मालूम नहीं पड़ती। तुम्हारा जो लाल रक्त है, उस लाल बहते हुए लाल रक्त से भी मैं क्या करता हूं, सत्य का अवरोध करता हूं, यानी कि मैं उसे सत्य नहीं समझता, बल्कि उसे भी मैं असत्य यानी कि झूठा समझता हूं। तुझको देख मितली उमड़ आते शीघ्र, मितली, मितली का मतलब होता है उल्टी, उल्टी मतलब समझते होंगे, मानती, उड़िया रेखा। तो कवि क्या कहते हैं कि तुम्हें देखकर, तुम्हें देखकर मतलब धनिक वर्ग को देखकर, पूंजीवादी समाज को देखकर मुझे क्या आती है, तीव्र, शीघ्र यानी जल्दी उल्टी आ जाती है। मितली, मितली का मतलब होता है उल्टी आ जाती है, यानी कि ये समाज इतना अधिक गंदा है। तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, कभी उसके हास, उसके मतलब पूंजीवादी समाज, हास मतलब हंसी, कभी जो है पूंजीवादी समाज के लोगों के हंसी से भी नफरत करते हैं और कहते हैं कि तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरे हंसी में भी भयानक कृमि है। कृमि, कृमि यानी कि एक बीमारी है, एक रोग है, एक वायरस है। वायरस मतलब जीवाणु। तुम्हारे हंसी से भी मुझे नफरत है, और तुम जो हंसते हो उस हंसी में मुझे जीवाणु नजर आते हैं, रोग नजर आते हैं, कृमि, कृमि नजर आते हैं। कृमि यानी कि रोग के, एक कीड़े का रोग है जो पेट में अक्सर होता है, कृमि कहते हैं, उस रोग की भांति लगता है, ऐसे विषाणु, जीवाणु की भांति तुम्हारी हंसी लगती है। कभी को पूंजीवादी समाज के हंसी से भी नफरत है, इतना ज्यादा नफरत। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, अपनी उष्णता से धो चले अविवेक। अब अंत में इस कविता का निष्कर्ष निकलता है, कवि को विश्वास है, कवि आगे जो है, जो आगे की हमारी जो जनरेशन है उससे यह आशा रखती है। कवि यह चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि समाज जो है परिवर्तन जरूर होगा। कवि आशा रखते हैं और कहते हैं
कि मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक। कवि क्या कहते हैं कि मेरी ज्वाल, ज्वाल का मतलब होता है आग, मेरे अंदर जो आग है, आग का मतलब अग्नि नहीं कि हाँ अग्नि जल रही है, यानी कि पूंजीवादी समाज के प्रति जो ज्वाल है, ज्वाला है, जो अग्नि है, जो नफरत है, जो घृणा है, वो घृणा एक दिन क्या होगी, जन की ज्वाल होगी। यानी कि दुनिया में, हमारे समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, आम आदमी लोग हैं, उनके अंदर भी ऐसी पूंजीवादी लोगों के प्रति, धनिक वर्ग लोगों के प्रति क्या आएगी, ज्वाल आएगी, घृणा आएगी, उनके प्रति नफरत आएगी। अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, और इसी तरह मैं अपनी उष्णता से, अपनी ज्वाला से, अपनी दूरदर्शिता से, जो आज भी आम आदमी, गरीब आदमी के मन में जो आज अविवेक है, बुद्धि नहीं है, यानी कि आज भी वो समाज को अपने नजर से अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं, उनकी चाग चौन चमक धमक में फंस जाते हैं, उनके पहनावा उड़ावा, उनकी नीति रीति को फॉलो करते हैं, उनके चाल ढाल को वो निभाते हैं। और वो ये जो अविवेक है, जो इनके मन में आज भी बैठी हुई है, वो अविवेक जो है एक दिन परिवर्तन होगा, उनमें बुद्धि जगेगी, और वे भी एक दिन जो है इस समाज का बहिष्कार करेंगे। अपनी उष्णता से धो चले अविवेक, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। यानी कि अंत में कवि जो है एक शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना करते हैं, जिस समाज में कोई भी अमीर और कोई भी गरीब ना हो, यानी कि समाज में समानता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक गरीब का आदमी, एक गरीब का बच्चा और एक धनी का बच्चा भी एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में दाखिला ले, एक ही, मतलब समाज में जो भिन्नताएं हैं, धनी गरीब का, धनी और गरीब का, उसमें समानता आ जाए। और इसकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि समाज का नाश जो है सुनिश्चित है। और क्यों सुनिश्चित है, और क्यों वो ये कल्पना करते हैं कि आज मेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है, वो ज्वाला एक दिन क्या होगा, जन जन के अंदर, आम आदमी के अंदर जो है वो ज्वाला होगा, विस्फोटित होगा, उनके अंदर जगेगा। और जो उनके मन में आज आम आदमी जो सोचते हैं, उनके चमक धमक में पड़ जाते हैं, वो उस चमक धमक को समझ पाएंगे, और समझने के बाद जो उनका जो अविवेकता है उसका सफाया हो जाएगा, और लोगों के मन में जो है जागृति आ जाएगी। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। अब अंत में कवि क्या कहते हैं 2 लाइन में, कि पूंजीवादी जो समाज है उसका मरण होना सुनिश्चित है, उसका नाश होना सुनिश्चित है, उसका रिक्त होना यानी कि खाली होना सुनिश्चित है। यह व्यर्थ का समाज है, क्योंकि इस प्रकार का समाज में जो आज जो धनी अमीर गरीब ऊंच नीच का जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था ही गलत है, और इस व्यवस्था का अंत होना, ध्वंस होना सुनिश्चित है। और इनका जो व्यवहार है आज धनिक वर्गों का, उनका जो अर्थ है, जो धन का जो गर्व है, घमंड है, या धन का गर्व घमंड, अर्थ का गर्व और घमंड ही इनका नाश का कारण बनेगा। तो आज आपका ये कविता पूंजीवादी समाज के प्रति यहाँ पर समाप्त होता है। अगले क्लास में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।